दोस्तों 96वें एपिसोड में आपका स्वागत है। जिसने भी अभी तक अपने चैनल सुकून एफएम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 1000 सब्सक्राइबर होते ही हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रात गहरी होती जा रही थी लेकिन माही के मन का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसने टीना की तरफ देखा और कहा, तुम ठीक कह रही हो, मुझे अब और नहीं रोना चाहिए। अगर युवराज आगे बढ़ सकता है तो मैं भी आगे बढ़ूंगी। टीना ने मुस्कुराते हुए माही को गले लगा लिया, लेकिन उसने आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो जानती थी कि उसने माही को युवराज के खिलाफ पूरी तरह भड़का दिया था। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जो ये जता रही थी कि वो अपनी चाल में सफल हो गई है। इसके बाद टीना अपने रूम में चली गई। माही उस पूरी रात युवराज और उस लड़की के बारे में सोचती रही। टीना की बातों ने उसके मन में शक के बीज और ज्यादा बो दिए थे। माही ने अब आगे बढ़ने का पूरा मन बना लिया था। उसके मन में बार बार टीना की कही बात घूम रही थी कि अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। माही ने मन ही मन अपने आप से कहा, अगर तुम आगे बढ़ सकते हो तो मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। माही ने मन बना लिया था कि वो कल सुबह से नई शुरुआत करेगी। उधर इन सभी बातों से अनजान युवराज सिंघानिया हाउस में पहुंच चुका था। युवराज अपने रूम में चला गया। दिन भर की भागदौड़ और थकान उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो सीधा वॉशरूम में गया और मुंह हाथ धोकर बाहर आया। युवराज वहां सोफे पर बैठ गया। वो माही के बारे में ही सोच रहा था। उसने मन ही मन सोचा, क्या कर रहा है युवराज? तुझे ऐसे गम नहीं मनाना चाहिए। अगर तुम ऐसे ही गम मनाते रहे तो तुम्हारे दुश्मन इसका फायदा उठा सकते हैं। इससे अच्छा है अपना काम और अपने माही पर नजर रखो ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और मौके पर सही उसकी मदद की जा सके। यह सब सोचने के बाद युवराज ने अपना मोबाइल निकाला और शहजाद, चंदन और वसीम को कॉल करके फौरन सिंघानिया हाउस आने के लिए कहा। फिर उसने विस्की की बोतल निकाली और विस्की पीते हुए उन तीनों का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में वो तीनों सिंघानिया हाउस में पहुंच गई। घर के नौकर ने उन तीनों को युवराज के ऑफिस में बैठने के लिए कहा और युवराज को बुलाने के लिए उसके रूम में चला गया। नौकर ने जैसे युवराज को बताया कि वो तीनों आ गए हैं, तभी युवराज उठा और उसने अपने एक हाथ में विस्की की बोतल उठाई और दूसरे में अपना गिलास उठाया और ऑफिस की तरफ चल पड़ा। जब वह अपने ऑफिस में दाखिल हुआ तो शहजाद, चंदन और वसीम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि युवराज की इस हालत का क्या करे। युवराज ने टेबल पर विस्की की बोतल रखी और 3 गिलास निकाले। उसमें से तीनों के लिए एक एक पैक बनाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग घबराओ मत। मैं ये शराब गम के मारे नहीं पी रहा बल्कि जिंदगी की नई शुरुआत के लिए पी रहा हूं और तुम तीनों इस नई शुरुआत में मेरी मदद करोगे। युवराज की बात उन तीनों को ज्यादा समझ नहीं आई। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और सवालिया नजरों से युवराज की तरफ देखने लगे। युवराज ने उनकी नजरों में लिखे हुए सवाल पढ़ लिए थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस तरह मत देखो, मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल होश में कह रहा हूं। फिर उसने वसीम से कहा, वसीम तुम आगे से माही पर ध्यान रखोगे, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। वसीम ने तुरंत कहा, मालिक आप चिंता ना करें, माही मैडम की जिम्मेदारी अब से मेरी है। मैं उनका और उनके परिवार का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। फिर युवराज ने शहजाद की तरफ देखा और कहा, शहजाद तुम माही को बिना पता लगे इस बात का ध्यान रखोगी कि उसे जिस भी चीज की जरूरत हो उसका इंतजाम तुम करो। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। शहजाद ने सिर हिलाते हुए कहा, सर आप चिंता मुक्त हो जाइए, इस बार कोई गलती नहीं होगी। फिर युवराज ने चंदन की तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, चंदन तुम्हारा काम उस हमलावर को ढूंढना होगा जिसने माही को धमकाने की कोशिश की। मैं जानना चाहता हूं कि इस सबके पीछे है कौन। चंदन ने सिर झुकाते हुए कहा, सर मैंने इस काम पर रिक्की को लगा दिया है और मैं खुद भी पूरे मामले की तहकीकात में जुटा हुआ हूँ। जल्द ही हमें पता चल जाएगा कि साजिश के पीछे है कौन। युवराज ने गहरी सांस लेते हुए अपना गिलास उठाया और कहा, तो फिर दोस्तों अब वक्त आ गया है कि हम अपने स्ट्रेटेजी पर काम करें। हम किसी को भी अपनी कमजोरियों को फायदा उठाने नहीं देंगे। तीनों ने अपने अपने गिलास उठाए और युवराज के साथ टकराई। अब खेल शुरू हो चुका था। युवराज सिंघानिया अब अपने नए अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार था। रात के अंधेरे में लिए गए फैसले सुबह की रोशनी में नई उम्मीद बनकर उभरे। यही हाल माही का था और सुबह की पहली किरण जब चौधरी हाउस के दरवाजे के भीतर दाखिल हुई तो माही के मन में भी एक नए जीवन की शुरुआत का उजाला भर चुका था। माही ने धीरे धीरे आंखें खोली, एक लंबी अंगड़ाई ली और खुद को एक नई ऊर्जा के साथ भरा हुआ महसूस किया। माही अब कमजोर नहीं थी। अब उसने अपने लिए, अपनी पहचान के लिए लड़ना था। उसने ठान लिया था कि अब वो अपनी जिंदगी को किसी और के सहारे के बिना जिएगी। माही उठी और सीधे वॉशरूम में चली गई। ठंडे पानी से चेहरा धोते ही उसे एक नई ताजगी का एहसास हुआ। आईने में उसने खुद को देखा और अब उसने कहा, अब से कोई आंसू नहीं, कोई पछतावा नहीं,
सिर्फ और सिर्फ मेरा लक्ष्य। थोड़ी देर बाद जब वो ताजगी के साथ भरकर नीचे हॉल में पहुंची तो वहां पहले से ही यशवंत चौधरी बैठे थे। वो भी अपने हाथ में अखबार लिए गहरी सोच में डूबे हुए थे। माही के कदमों की आहट सुनकर यशवंत ने ऊपर देखा। उनकी नजर जैसे ही अपनी बेटी पर पड़ी, उन्होंने महसूस किया कि आज उनकी माही कुछ अलग लग रही थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, उठ गई मेरी बच्ची। माही ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और उनके पास जाकर बैठ गई। तभी यामिनी चाय लेकर आई। उन्होंने दोनों को चाय के कप पकड़ाए और खुद भी पास में ही बैठ गई। इतने दिनों के बाद अपनी बेटी को इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर यामिनी और यशवंत के दिल को एक अजीब सी तसल्ली मिल गई थी। यशवंत ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, बेटा अब तुम ठीक तो हो ना? माही ने आत्मविश्वास से कहा, जी बाबा, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, बल्कि पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। यशवंत और यामिनी ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में सुकून झलक आया था। इतने में टीना भी अपने कमरे से बाहर आ गई। उसने देखा कि हॉल में सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। माही के चेहरे की खुशी देखकर उसके मन में एक डर समा गया था। उसे लगा कि कहीं युवराज और माही के बीच कुछ ठीक तो नहीं हो गया है। उसने मन ही मन सोचा, अगर युवराज ने माही को मना लिया तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अपनी उलझनों में घिरी हुई टीना ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछा, अरे क्या बात है, सब इतने खुश क्यों हैं? माही ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं सोच रही हूं कि अब जॉब कर लूं। घर पर खाली बैठकर क्या करूंगी? जब युवराज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? माही की बात सुनकर टीना ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब सब कुछ उसके साथ साथ हो रहा है। यशवंत ने प्यार से माही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जो भी तुम्हें सही लगे करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माही ने अपने पिता की आंखों में देखा और उनसे लिपट गई। मुझे पता था बाबा, आप हमेशा मेरे साथ रहें। यामिनी ने भी अपनी बेटी को प्यार से देखा और कहा, हमें तुम पर गर्व है माही, जो तुम्हारे दिल में है वही करो। टीना ने जब यह सुना तो उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, माही, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की बात कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें इस रास्ते पर अकेले नहीं चलने दूंगी। तुम्हारी हर चाल में मैं अपना खेल खेलूंगी। उधर युवराज भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसकी आंखों में नीचे सूजन थी। रात भर को थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, लेकिन उसके हाव भाव में ठहराव और गहराई थी। वो तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकला था। वो गाड़ी चला रहा था और तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा कि कॉल कनाडा से उसकी बहन काव्या का था। स्क्रीन पर काव्या का नाम देखकर वो घबरा गया। वो नहीं चाहता था कि काव्या को पता चले कि माही उसे दूर जा चुकी है। उसने अपनी गाड़ी एक तरफ रोकी और घबराए हुए काव्या की कॉल उठाई। हेलो दीदी। हाँ युवराज, कैसे हो तुम? और माही कैसी है? काव्या ने पूछा। माही का नाम सुनते ही युवराज सकपका गया, फिर भी बात संभालने के लिए बोला, हम बिल्कुल ठीक है दीदी, आप बताइए। युवराज की बात सुनकर काव्या ने उसे डांटते हुए कहा, युवराज, तुम झूठ कब से बोलने लगे? काव्या की बात सुनकर युवराज हैरान रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर की चुप्पी के बाद काव्या ने कहा, मुझे सबरा ने सब बता दिया है कि तुम्हारा और माही का झगड़ा हुआ है। वो अपने मायके चली गई है। काव्या की बात सुनकर युवराज उदास हो गया। काव्या भी उसकी हालत समझ रही थी, इसलिए उसने आगे कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपना पूरा ध्यान बिजनेस पर लगाओ। मैं अगले हफ्ते मुंबई आ रही हूँ, आने के बाद मैं बात करती हूँ। काव्या की बात सुनकर युवराज को एक उम्मीद मिली। उसने उत्सुकता से कहा, सच में दीदी, आप माही को मना लेंगी? हाँ, मैं बात करूंगी उससे। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरी बात जरूर मानेंगी, काव्या ने कहा। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है दीदी, आप जल्दी से आ जाइए। काव्या को कुछ याद आया और उसने कहा, मैं जिस बात के लिए कॉल कर रही थी वो बताना ही भूल गई। मेरे साथ तुम्हारे जीजू भी आ रहे हैं। यहाँ उनके बिजनेस में बहुत नुकसान हो गया है। ठीक है दीदी, मैं आपको एयरपोर्ट लेने पहुंच जाऊंगा, युवराज ने कहा और फोन काट दिया। इसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और अपने ऑफिस की ओर बढ़ गया। कुछ ही देर में वो ऑफिस पहुंच गया था। आज उसके ऑफिस में एक नए प्रोजेक्ट के नए एम्प्लॉय की इंटरव्यू होनी थी। उसने अंदर प्रवेश करते ही देखा कि बहुत सारे लड़के लड़कियां इस पोस्ट के लिए आए हुए थे। युवराज ने एक नजर उन पर डाली और फिर अपने ऑफिस में चला गया। उसकी कंपनी के कुछ बोर्ड मेंबर और चंदन उन कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। युवराज अपने ऑफिस में बैठा बड़े स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा था। क्या होगा आगे? क्या होने वाला है इस इंटरव्यू में? और क्या काव्या माही को मना लेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। और दोस्तों, किसी कारणवश से आज हम आपको सिर्फ एक ही एपिसोड सुनाने जा रहे हैं। कल से हम दोबारा से 5-5 एपिसोड की सीरीज अपने शुरू कर देंगे। तो आज के लिए हमें खेद है। आप लगातार इस कहानी के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए
और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक कहानी को शेयर नहीं किया है वो कहानी को शेयर भी जरूर कर दे, और जल्दी से अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने में हमारी हेल्प करे, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते ही मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आ रहा हूँ।